हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मैराथन जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आपका जो रिवीजन है वो हो जाए। तो फर्स्ट मैं आपको लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स का जो ये दे रही हूँ, लगभग 150 क्वेश्चन है, ये आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है? और लाइव मैंने इसलिए नहीं लिया इस समय, क्योंकि सबका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। ऐसे आप इसको 2x पे करके अपना रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हो। लाइव में बेसिकली मुझे जो लाइव काउंट है वो मिल जाएगा, सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो टाइम का वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहती। मेरे लिए इस समय आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी स्टडी कीजिए और इसको 2x पे करके फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद कल मैं आपको मॉर्निंग में जो है, कल लगभग दोपहर तक जो है, वो आपको दोपहर तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी पोएट्री का सेक्शन, ठीक है? पोएट्री दे दूँगी, उसके बाद धीरे-धीरे इसी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलेगरी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज़, ठीक? ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। अ नैरेटिव विथ अ मोरल लेसन, बी है अ स्टोरी विथ सिंबॉलिक कैरेक्टर एंड इवेंट्स, सी है लिरिकल पोएम ऑफ प्रेज, एंड डी है अ ह्यूमरस पोम। तो आप बताइए एलिगरी क्या होता है? एक एलिगरी होता है आपका स्टोरी विद सिंबॉलिक कैरेक्टर एंड इवेंट्स। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके सिंबॉलिक लिए जाते हैं, और जो इवेंट्स हैं वो भी आपके सिंबॉलिक लिए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें जो मीनिंग है वो भी आपका डबल मीनिंग निकलता है, ठीक है? तो ये आपको समझना है एलिगरी के बारे में। उसके बाद ओ माय गॉड, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी पीपीटी थोड़ी-सी प्लेन दिख रही होगी, उसके पीछे रीज़न बस टाइम की कमी थी कि मैं इसको प्लेन बना लिया मैंने, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच वर्क इज़ अ फेमस एलेगरी? फेमस एलेगरी आपको बताना है कौन-सा है। ऑप्शन ए है पैराडाइज़ लॉस्ट, बी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सी है लिसिडस, एंड डी है द रेप ऑफ द लॉक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑब्वियसली पैराडाइज़ लॉस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक एपिक है। लिसिडस आपका जो है ये भी नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक एलिजी है। एंड अगर रेप ऑफ द लॉक की बात करें तो ये आपका मॉक एपिक है, ठीक? अगर आप बात करो किसकी, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये क्या है? ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसको बिल्कुल तेजी से करेंगे, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मुश्किल से 3-4 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, ठीक है? तो इन एन एलेगरी कैरेक्टर जनरली रिप्रेजेंट्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हिस्टोरिकल फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सुपरनैचुरल बीइंग को, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, या फिर रियल एनिमल को? किसको प्रेज़ेंट करते हैं? तो देखिए जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो किसको प्रेज़ेंट करते हैं? वो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ ट्रेडिशनल बैलेड मेनली डील्स विथ, जो ट्रेडिशनल बैलेड है वो किससे डील करता है? ऑप्शन ए, उसमें आपको कोर्टली लव दिखाया जाता है, या फिर ऑप्शन बी, पर्सनल इमोशंस उसमें शो किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन सी, फोक टेल्स एंड लेजेंड्स होते हैं, या डी, रिलीजियस फिलोसफी होती है। तो क्या होता है ट्रेडिशनली, आप बताइए बैलेड में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे इसे आप लोक कथा या लोकगीत कह सकते हो। पहले जो बैलेड्स हैं वो कैसे बिल्कुल आपके जिसे कहते हो बैलेड्स को आपने देखा होगा गाँव-गाँव में, जगह-जगह पर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनली कुछ समूह होता है वो जाते हैं और ओरली क्या करते थे, उसको गाने को गाते थे, कहानियों के माध्यम से जो गाने हैं, जो सॉन्ग हैं उनको गाया करते थे। तो इस तरह से बैलेड जो है वो फॉर्म हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, ये फोक टेल्स होती हैं, ठीक? एंड लेजेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बैलेड? बैलेड का आपको बताना है क्या कॉम्प्लेक्स इमेजरी होती है, ड्रामेटिक डायलॉग्स होते हैं, या फिर रेगुलर स्ट्रेंजा एंड रिफ्रेन होता है, या ऑप्शन नंबर डी, फ्री वर्ड्स होता है? तो बैलेड आपका क्या है? ऑब्वियसली उसमें रेगुलर स्ट्रेंजा होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या, रिफ्रेन भी मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तभी जब आप टीजीटी के लिए पढ़ोगे ना, तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आपको फिर से एक बार कराऊँगी, बट वहाँ पर मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन भी कराऊँगी। अभी आपको रिवीजन पर्पज़ से करना है, इसीलिए बहुत ही इसको हम लोग तेज़ी से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक? बाकी इन सारी चीज़ों को जब मैं आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ा दूँगी पहले, उसके बाद इनका एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो विद एक्सप्लेनेशन। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेड्स वर्ड्स ओरिजिनली रिटन पोएम्स होती हैं, कोर्ट पोएम्स होती हैं, या फिर संग आर। अभी मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया कि क्या होते हैं, जो बैलेड्स होते हैं वो क्या गाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी आप ट्रेन में जाते रहो या कहीं गाँव में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके गाने जो हैं वो स्पेसिफिक उस क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। उस तरह के गाने वो अपनी भाषा में गाते हैं, उन्हें ही बोलते हैं बैलेड, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। साथ में मैंने अपनी चाय भी ली है, तो मैं चाय की थोड़ी चुस्कियाँ भी लेती रहती हूँ, क्योंकि आपका जो ये मैटर है ना, इसको तैयार करने में अच्छा खासा टाइम लगा है, लगभग 150 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा चाय के साथ थोड़ा रिफ्रेश होते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैलेड स्ट्रेंजा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। आपको कितने स्ट्रेंजास मिलते हैं, 2, 3, 4 या 5? कितने स्ट्रेंजा मिलते हैं ये आपको बताना है। तो कितने स्ट्रेंजा होते हैं बैलेड में? 4, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब हम ओड पे आ गए हैं, तो ओड आपको बताना है क्या होता है। ओड इज प्राइमरली ऑप्शन ए अ नैरेटिव पोम, अ ड्रामेटिक पोम, अ लिरिक पोम या फिर अ डाइडेक्टिक पोम। तो कैसी पोम होती है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर डी को रिप्लाई करेंगे आप। तो ये कैसी पोएम होती है? एक लिरिक पोएम होती है ओड। ठीक है, ओड टू अ वेस्ट विंड आपने पढ़ी होगी। तो ये क्या है? ये ओड ही है। उसके बाद देखिए विच पोएम इज फेमस फॉर ओड्स, विच पोइट, सॉरी, कौन सा पोइट है जो है ओड के लिए फेमस है? तो चौसर, कीट्स, ड्राइडन एंड पोप। आप बताइए कौन फेमस है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑब्वियसली हमारे कीट महोदय होंगे, क्योंकि उन्होंने ला बेला डैम सेंसमर से लिखी है, ओड ऑन अग्रेशन अर्न लिखी है, ऐसे बहुत सारे ओड्स जो है वो उन्होंने लिखे हैं। तो ये किसके लिए फेमस है? ओड्स के लिए फेमस है, कीट्स जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पिंडारिक ओड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, ऑप्शन ए फिक्स्ड स्ट्रेंजा फॉर्म, नो रेगुलर स्ट्रेंजा, सिंपल लैंग्वेज एंड नैरेटिव स्टाइल। पिंडारिक ओड की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है पिंडारिक ओड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हुरैशियन ओड की बात करें तो हुरैशियन ओड्स आर हाईली इमोशनल, या फिर कॉम्प्लेक्स एंड इनरेगुलर, काम एंड रिफ्लेक्टिव, या फिर सैटिरिकल। कैसे होते हैं ये आपके जो हुरैशियन ओड होते हैं? जो आपके हुरैशियन ओड हैं वो कैसे होते हैं? काम एंड रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अ सोनेट्स, अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है। तो देखिए 14 लाइंस की सोनेट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो लास्ट में आपको जो है क्या है, कर्टल सोनेट भी मिलती है। क्या है? कर्टल सोनेट भी मिलती है। ना, आप बताओ कर्टल सोनेट क्या होती है? इसमें एक टेल होती है, वो टेल आधी लाइन होती है, उसे हम टेल बोलते हैं। तो वो आपकी कितनी, 11.5 लाइन की होती है। ठीक, तो ये आपकी कर्टल सोनेट होती है। एंड कर्टल सोनेट भी एक फॉर्म है, आप इसके ध्यान रखेंगे। बाकी यूजुअली आपकी जो सोनेट होती है वो कितनी लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए अब शेक्सपियरियन सोनेट की अगर बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो किस फॉर्म को फॉलो करता है? पेट्रार्कन के फॉर्म को, या स्पेंसरियन फॉर्म, इंग्लिश फॉर्म, या मिल्टोनिक फॉर्म? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश फॉर्म की अगर बात करें तो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी आपको मैंने ना स्लाइड्स बना के रखी हैं, बट टाइम की कमी की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। वहाँ पर मैंने पूरे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की स्लाइड बनाई है, बट डोंट वरी, उसको मैं टीजीटी में ज़रूर कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आपका ये एग्जाम कंप्लीट होता है उसके बाद मैं तुरंत टारगेट करूंगी आपका टीजीटी। और टीजीटी का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे कंप्लीट होगा, चाहे वो वोकैब हो, चाहे आपका लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, चाहे राइटर्स हैं, सब कुछ मैं एकदम कंप्लीट कराऊंगी अच्छे से आप लोगों का, और एग्जाम से पहले ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मैं कंप्लीट कराऊंगी। अब यहाँ पर राइम स्कीम ऑफ अ, एक मिनट, राइम स्कीम ऑफ, अच्छा ठीक है, मुझे लगा राइम स्कीम पूछा है। राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विथ, क्या होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइम स्कीम? बताइए किससे एंड होती है? तो ऑब्वियसली क्या होता है? कपलेट होता है। क्या होता है? कपलेट होता है। ठीक है, चलिए, कपलेट क्या होता है? टू राइमिंग लाइन्स होती हैं। पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, जो पेट्रार्कन सोनेट है वो कैसे डिवाइडेड होती है? क्या वो क्वार्ट्रेन एंड कपलेट में होती है, या फिर टू क्वार्ट्रेन में, थ्री टर्सेट में, या फिर आपका ऑक्टेव एंड सेस्टेट में होती है? तो ऑब्वियसली ऑक्टेव एंड सेस्टेट में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑक्टेव जो है वो आपका 8 लाइंस का होता है, एंड उसके बाद आपका सेस्टेट जो है वो 6 लाइंस का होता है। ठीक है, एंड ऑक्टेव के बाद जस्ट ही आपका क्या आता है? वोल्टा आता है। क्या आता है? वोल्टा आता है। ठीक, जहां पर टर्निंग ऑफ थॉट्स होता है। यहाँ पर 8 लाइन में जो आपका राइटर है वो आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा होता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसके पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट करता है सेस्टेट की तरफ, तुरंत ही क्या होता है? उसके पास सॉल्यूशन आ जाता है, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है, सॉल्यूशन देने लगता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ओ माय गॉड, देखिए एक्सप्लेनेशन में तो मैंने इसका आंसर ही बता दिया, बट कोई बात नहीं। द टर्न ऑफ थॉट्स इज अ सोनेट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? वोल्टा। यहाँ पर थॉट्स जो है वो क्या होते हैं? टर्न होते हैं, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन से आंसर की तरफ आते हैं। अब ब्लैंक वर्स की बात करें तो ब्लैंक वर्स इज रिटन इन, बताइए किस में लिखे जाते हैं? क्या राइम्ड आइएमिक पेंटामीटर, फ्री वर्स, अनराइम्ड आइएमिक पेंटामीटर, या फिर राइम्ड टेट्रामीटर में लिखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए अनराइम्ड आइएमिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं ब्लैंक वर्स। एंड अनराइम्ड मतलब वो जो लाइंस हैं वो क्या करेंगी? राइम नहीं करेंगी, उनके अंदर रिद्म नहीं होगा। लेकिन अगर आइएमिक पेंटामीटर की बात करें तो आई एम मिस हो गया अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस, ये आपका आई एम हो गया, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो फर्स्ट साउंड आपका निकलेगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, उसके बाद जो सेकंड साउंड होगा वो क्या होगा? आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल का होगा। ठीक, तो दैट इज आइएम्बिक पेंटामीटर। और अगर वो राइम नहीं कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट ए या बी ऐसा हुआ तो राइम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा है, यानी कि राइमिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा? आपका अनराइम्ड हो जाएगा। तो अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर इज आपका ब्लैंक वर्स। ठीक है,
अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच पोएट पॉपुलराइज्ड ब्लैंक वर्स इंग्लिश ड्रामा? बताइए किसने ब्लैंक वर्स को जो है पॉपुलराइज किया है इंग्लिश ड्रामा में? फटाफट से ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? 18, 18 का बी यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मार्लो। इन्होंने क्या किया है? इसको पॉपुलराइज्ड किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन? ब्लैंक वर्स आपको कहाँ ज़्यादा दिखाई देता है? क्या सोनेट्स में आपको ब्लैंक वर्स दिखाई देते हैं, या फिर लिरिक में, एपिक एंड ड्रामा में, या फिर बैलेड में? तो किस में दिखाई देते हैं? देखिए सोनेट्स में तो ब्लैंक वर्स दिखाई नहीं देते हैं। तो और अगर आप बात करें तो किस में दिखाई देते हैं? वो जो आपके क्या बोलते हैं ब्लैंक वर्स हैं, ये आपका किस में दिखाई देता है? ये आपका एपिक्स एंड ड्रामास में दिखाई देता है। ब्लैंक वर्स में चीज़ें क्या होती हैं? लिखी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। एंड एपिक इज, ऑप्शन पढ़िए और अप्लाई कीजिए। तब तक मैं चाय पी लूँ एक घूंट, मेरी चाय ना ठंडी हो रही है। शॉर्ट नैरेटिव पोएम, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, लिरिक पोएम, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग? क्वेश्चन नंबर 20, एपिक याद करिए ना। एपिक, पैराडाइज लॉस्ट को उठा लीजिए। कैसी है पैराडाइज लॉस्ट? एक एपिक ही है ना, मींस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ठीक है। एन एपिक इज यूजुअली डील्स विद, किसके बारे में बात करती है एपिक? डोमेस्टिक लाइफ के बारे में, या फिर सुपर नेचुरल इवेंट्स एंड हीरोज के बारे में, नेचर के बारे में, या फिर पर्सनल फीलिंग्स के बारे में? तो ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें सुपर नेचुरल इवेंट्स एंड हीरोज की बात की जाती है। जैसे कि आप देखो सैटर्न की, एडम की, ईव की, इन सभी की बातें की गई है पैराडाइज लॉस्ट में। ऐसे बहुत सारे एपिक्स हैं, आप रामायणा उठा लो, महाभारता उठा लो, ठीक, तो सब क्या है? आपके एपिक्स ही हैं, राइट? द विच इज अ क्लासिकल एपिक, आप बताओ कौन सा है? बियोल्फ है, पैराडाइज लॉस्ट है, इलियड है, या फिर द फेरी क्वीन है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लासिकल एपिक पूछ रहा है, तो क्लासिकल एपिक आपका क्या है? इलियड है। नेक्स्ट, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज इज अ फीचर ऑफ, बताइए किसका फीचर है? म्यूज का इन्विकेशन किसने किया है? मिल्टन ने किया है। मिल्टन ने, किसने किया है? मिल्टन ने किया है। किसमें किया है? अपने पैराडाइज लॉस्ट में किया है। और भी राइटर्स ने किया है, लेकिन हमने जो इधर देखा है वो क्या देखा है? इसी में देखा है। तो ये क्या है? पैराडाइज लॉस्ट आपका एपिक है। तो इन्विकेशन ऑफ म्यूज इज अ फीचर ऑफ एपिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अ मॉक एपिक ट्रीट्स विथ, जो मॉक एपिक है वो क्या? एक ट्रिवियल, तुच्छ यानी ट्रिवियल सा सब्जेक्ट होता है, बट उसको सीरियस मैनर में बताया जाता है, या फिर सीरियस सब्जेक्ट होता है उसको ह्यूमरसली बताया जाता है, या फिर मिथिकल स्टोरी होती है, या हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। तो मॉक एपिक में क्या होता है आप बताइए? क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए आप मॉक एपिक पढ़ रहे हैं, तो आप द रेप ऑफ द लॉक को याद कर लीजिए। क्या था? जो उसकी बेलिंडा की जो लॉक थी, वो क्या थी? वो क्या कोई आपको लगता है बहुत ही सीरियस मैटर था? अगर किसी की लट किसी ने काट दी तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत सीरियस मैटर है? नहीं, बहुत ट्रिवियल सा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही सीरियस तरीके से बात की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रिवियल सब्जेक्ट है ना, सीरियस मैनर। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉक एपिक। द रेप ऑफ द लॉक क्या है? मॉक एपिक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मॉक एपिक यूजेस एपिक कॉन्वेंशंस मेनली फॉर, किसके लिए? क्या मॉरल टीचिंग के लिए होता है, या फिर कॉमिक इफेक्ट के लिए, या रिलीजियस पर्पज, या फिर ट्रेजिक टोन? किसके लिए मॉक एपिक का जो है यूज है वो किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, कॉमिक इफेक्ट के लिए। ठीक है। इतना बड़ा द रेप ऑफ द लॉक लिखा हुआ है, बट उसका सब्जेक्ट आप सोचो क्या था? बस बेलिंडा की वो लट थी, ठीक, उसके बालों का गुच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अ हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, हीरोइक कपलेट क्या है? उसमें आप क्या देखते हो? टू राइमिंग आयमिक पेंटामीटर लाइंस को देखते हो, टू अनराइम्ड लाइंस देखते हो, या फिर फोर राइमिंग? फोर राइमिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो आपका क्या बोलते हैं, क्वार्टेन हो जाएगा। ठीक है। अगर सेक्स की बात करें तो सेस्टेट हो जाएगा, या आप मतलब इसमें बात की जा रही है हीरोइक कपलेट की, तो हीरोइक कपलेट आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27, टू राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। और जब अनराइमिंग होता है और टू नहीं हो, सिर्फ अनराइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर होता है, तो अभी हमने क्या देखा था बताइए? क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हीरोइक कपलेट वॉज परफॉर्म्ड बाई, हीरोइक कपलेट क्वेश्चन नंबर 28, चौसर, ड्राइडन, पोप, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ। तो किसके द्वारा सबसे ज्यादा? ड्राइडन एंड पोप के द्वारा हीरोइक कपलेट को सबसे ज्यादा यूज किया गया है। अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज इज फेमस फॉर हीरोइक कपलेट? कौन सी एज है तो हीरोइक कपलेट्स के लिए काफी ज्यादा जो है वो फेमस रही है? क्वेश्चन नंबर 29, तो एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, ऑगस्टिन एज, या फिर विक्टोरियन एज? तो हीरोइक कपलेट्स के लिए जो फेमस रही है वो आपकी रही है क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ऑगस्टिन एज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हीरोइक कपलेट्स आर ऑफन, कैसी लाइंस होती हैं उसमें? क्या रन ऑन लाइंस होती हैं, या फिर क्लोज्ड इन सेंस होती हैं, इनरेगुलर होती हैं, या फिर फ्री फ्लोइंग होती हैं?
तो हीरोइक कपलेट की लाइंस कैसी होती हैं? तो हीरोइक कपलेट की लाइंस होती हैं, वो होती हैं क्लोज्ड इन सेंस, यानी कि जो भी बात हो रही है वो बात क्या कर दी जाएगी, वहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक, वो सेंस आगे बढ़ता नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो विच फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर फिलोसफिकल आइडियाज? फिलोसफिकल आइडियाज के लिए कौन सा फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तो आप बताइए। ऑब्वियसली अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, इस तरह की चीज़ें अगर फिलोसफिकल बात की जाए तो वो किस में, एलिगरी में आती हैं। बैलेड में हम ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, ना ही ओड में और ना ही सोनेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच पोइटिक फॉर्म इज क्लोजेस्ट टू फोक ट्रेडिशन? अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? फोक ट्रेडिशन से कौन सा जो है वो आपका है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैलेड है। अभी मैंने बताया था ना फोक ट्रेडिशन, थोड़ी देर पहले जब बैलेड को बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, किस में लिखा गया है? हीरोइक कपलेट्स में, फ्री वर्ड्स में, ब्लैंक वर्ड्स में, या फिर राइमिंग कपलेट में? क्वेश्चन नंबर 33, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है वो किस में लिखा गया है? मतलब कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो आपका ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ पैराडाइज लॉस्ट की जो लॉन्गेस्ट बुक है, लॉन्गेस्ट बुक नंबर कौन सी है एंड शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो कौन सी बुक लॉन्गेस्ट है एंड कौन सी बुक शॉर्टेस्ट है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ ओड इज जनरली, ओड का जो सब्जेक्ट है वो कैसा होता है? ट्रिवियल होता है, या फिर नैरेटिव होता है, एलिवेटेड होता है, या फिर कॉमिक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ओड यानी कि क्या, ओड जो है वो एलिवेटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं। विच फॉर्म अलाउज द पोएट मैक्सिमम फ्रीडम? कौन सा जो फॉर्म है वो एक मैक्सिमम जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड करता है पोएट को? सोनेट है, ब्लैंक वर्स है, हीरोइक कपलेट है, या फिर बैलेड है? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच लिटरेरी फॉर्म ऑफ एन बिगेन्स इन मीडिया रेस? ये तो वही वाली बात हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो मीडियास रेस मतलब क्या होता है? कहानी को बीच से शुरू करना। मीडियास रेस मतलब आप बाहुबली को उठा लीजिए। बाहुबली क्या है? कहानी बीच से स्टार्ट हुई थी ना बाहुबली में, और फिर आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया गया था, यानी कहानी को मिडिल से स्टार्ट करके फिर पूरा दिखाना। जैसे कि देखो, जब सैटर्न का फॉल होता है, सैटर्न जब गिरता है हेल में, तो कहानी वहां से स्टार्ट होती है। हमें कहानी यहाँ से नहीं पता चलती कि इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, ये सब कुछ हुआ, फिर गॉड ने गुस्से में आकर इन्हें नीचे फेंक दिया, इन सारे लोगों को। ये सब हमें स्टार्टिंग से नहीं पता चलता, ये सब हमें कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है। कहानी स्टार्ट होती है जब सैटर्न और उसके फॉलोअर्स क्या है, लेक में जो होती है दलदल, आग की दलदल, उसमें गिरे हुए होते हैं, तब से। इसका मतलब क्या है? ये किस चीज का जो है वो मीडिया रेस से कि कौन सी, क्या सोनेट स्टार्ट हो सकती है? नहीं। एलिगरी भी नहीं, आपका ओड भी नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एपिक। ठीक है, एपिक। नेक्स्ट देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 150 क्वेश्चन है और हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ठीक है, फटाफट से, क्योंकि हम इसको बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। विच पोइटिक फॉर्म कंबाइंस ब्रेविटी विथ इंटेंसिटी? बताइए किस में दिखाई देता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। जहां पर लेजेंड्स की बात हो रही होगी वही चीजें होंगी ना। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग आंसर जो है वो देखिए क्या है, इसके ऑप्शंस पढ़िए एंड इसका जो है आंसर फटाफट से मुझे बताइए। विच पोएटिक फॉर्म कंबाइंस ब्रेविटी विद इंटेंसिटी? सोनेट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि जो सिंगल आइडिया है या थीम है, उसको जो है इमोशनल इंटेंसिटी के साथ क्या किया जाता है? बताया जाता है, यूजुअली राइम स्कीम के साथ। और एक सिंगल आइडिया को जो है उसको इमोशनल इंटेंसिटी के साथ आपको बताया जाता है। तो अगर आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, तो एलेगरी डिफर्स फ्रॉम सिम्बोलिज्म बिकॉज एलेगरी इज, अब बताइए क्यों ये जो है अलग है? क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट से पढ़िए और मुझे रिप्लाई करिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इम्प्लिसिट, डेकोरेटिव, या फिर आपका एक्सटेंडेड एंड कॉन्सिस्टेंट, या म्यूजिकल? तो एलिगरी जो है डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। विच जॉनरा कॉमनली इंक्लूड सुपर नेचुरल मशीनरी? इसमें आपको सुपर नेचुरल जो मशीनरीज हैं वो दिखाई देती हैं सोनेट में, इपिक में, ओड में, या फिर बैलेड में? क्वेश्चन नंबर 39, तो क्या हो जाएगा? जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं वो किस में दिखाई देंगी आपको? बी में ही तो दिखाई देंगी। सोनेट में तो इंसान अपनी पर्सनल बातें करता है, तो वहाँ पर कहाँ से इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो हीरोइक कपलेट इज बेस्ट सुटेबल फॉर, इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है आपका हीरोइक कपलेट? तो वो आपके सटायर एंड डायडेक्टिक पोएट्री के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ने जा रही हूँ, मैं राइट आंसर बताऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक, आप अपने ऑप्शंस जो है खुद देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, अ लिरिक पोएम इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए है नैरेटिव स्ट्रक्चर, बी पर्सनल इमोशनल एंड म्यूजिकल क्वालिटी, डी ड्रामेटिक डायलॉग, या फिर फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट। जो आपका लिरिक पोइट्री है उसके बारे में बात करें तो लिरिक पोइट्री का क्या हो जाएगा, इसमें जो पर्सनल इमोशन है उसके बारे में बात की जाती है विथ म्यूजिकल क्वालिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ एलिजी। ऑप्शंस देखिए, ए है सेलिब्रेशन ऑफ लव, बी है एक्सप्रेस और ग्रीफ ओवर डेथ, सी है सैटिरिकल टोन, या डी है डायडेक्टिक पर्पज। तो ऑब्वियसली जो एलिजी है उसमें क्या किया जाता है, दुख जताया जाता है, तो यहाँ पर किसी की डेथ पर क्या किया जाता है, दुख शोक प्रकट किया जाता है एलिजी में। नेक्स्ट आइए, द पोएम लिसिदस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पोएम है लिसिदस वो किसका एग्जाम्पल है, पास्टोरल एलिजी का, ओड का, सोनेट का, या फिर बैलेट का। तो जो लिसिदस है आपका वो किसका एग्जाम्पल है, पास्टोरल एलिजी का, यानी आपका 43 का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा कंसिस्ट ऑफ, स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा में आपका 8 आयमिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, या फिर 9 लाइंस विथ हेक्सामीटर एंडिंग होती हैं, या फिर आपका 10 हीरोइक कपलेट्स होते हैं, और फिर आपका 4 क्वार्टेंट कपलेट होता है स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा में। स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा में क्या होता है, 9 लाइंस विद अ हेक्सामीटर एंडिंग होती है, ठीक। स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा, अगर बात करें कि स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा क्रिएटेड बाय द एडमंड स्पेंसर फॉर हिज एपिक पोम द फेरी क्वीन, ठीक है। इसके लिए ये किया गया था। द फर्स्ट 8 लाइंस आर iambic pentameter and the final ninth line is an alexandrine यानी कि iambic hexameter which is a line of 6 iambic feet, ठीक है, which is a line of 6 iambic feet, ठीक। टोटल 9 लाइंस होती हैं जिसमें कि आपका क्या है, 8 लाइंस आपके आइएमिक पेंटामीटर में है, और जो 9वीं लाइन है वो किसमें, अलेक्जेंड्राइन में होती है, यानी आइएमिक हेक्सामीटर में होती हैं, ठीक। अगर बात करें इसके राइम स्कीम की, तो इसकी राइम स्कीम आप देख लीजिए, ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, सी, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, स्टार्टिंग में आइएमिक पेंटामीटर में था, है ना, फर्स्ट 8 लाइंस, तो ए बी बी सी ये हो गया, उसके बाद लास्ट एक जो आपकी 9th लाइन थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, ओटावा राइमा इज अ स्ट्रेंजा फॉर्म रिटन इन, किस में लिखा जाता है, आइएमिक पेंटामीटर में, या फिर आइएमिक टेट्रामीटर में, ट्रोकेइक ऑक्टामीटर में, या फिर एनापेस्टिक ट्राईमीटर में। टाइवा राइमा जो है वो किसमें लिखा जाता है, ये जो है आपका ये किसमें लिखा जाता है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो ओटावा राइमा है ये क्या है, इटालियन पोइटिक स्ट्रेंजा है, ठीक, जिसमें कितनी लाइन होती हैं, 8 लाइंस होती हैं, ठीक, और ईच लाइन इज टिपिकली रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक। और अगर बात करें स्ट्रेंजा फॉलोज क्या करता है ओटावा राइमा के, अगर आप देखो तो ए बी ए बी, ठीक, मैं आपको इसका वो बता दे रही हूँ राइम स्कीम, ठीक है। जो स्टेंजा फॉलो करता है ए बी एंड लास्ट में क्या होगा आपका सी, सी हो जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है, राइम स्कीम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, अ सोनेट सीक्वेंस इज बेस्ट डिफाइंड एज, क्या आप कह सकते हो कि उसमें क्या होंगी, तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सोनेट्स हो जाएंगे, ठीक। अलॉन्ग मतलब जो बहुत सारी सोनेट्स का ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं, सोनेट सीक्वेंस बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफर्स फ्रॉम अ सोलोल्यूकी बिकॉज इट, अब जो सोलोल्यूकी है उससे ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे अलग है ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, काफ़ी मेजर डिफरेंस है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। हैज़ नो ऑडियंस, या फिर रिवील्स कैरेक्टर्स थ्रू a single speaker addressing a silent listener and is written only for stage performance and contains multiple speakers। तो क्या हो जाएगा, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इस डिफर फ्रॉम सोलोलोक्वी, वो सोलोलोक्वी से कैसे अलग है, अलग ऐसे है कि इसमें जो रिवील्स कैरेक्टर थ्रू अ सिंगल स्पीकर। अब यहाँ पर एक आप देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग अगर आप याद करो तो माई लास्ट डचेस के याद करो, किसको, माई लास्ट डचेस को। तो माई लास्ट डचेस में क्या होता है, डचेस में क्या होता है कि वो जो है जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक साइलेंट लिसनर होता है, उसी के थ्रू वो सारी बातें बोलेगा, और उसी से ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि उससे उसका भी कैरेक्टर रिवील होगा, और ये बात भी पता चलेगी कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को सुन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड सोलिलोक्वी में ऐसा कुछ नहीं होता कि साइलेंट लिसनर है या फिर ये ऐसा ज़रूरी है, और उसका इनर ये सारी चीज़ें नहीं है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज, बताइए, अभी मैंने बताया किसके लिए वो फेमस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एपिक पोइट्री के लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए, या फिर रोमांटिक लिरिक के लिए। तो ऑब्वियसली जो माई लास्ट टचेस मैंने बताया था वो किसका था, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही था। तो ये किसके लिए फेमस है,
ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर यूजुअली, आप देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर क्या है, एक्सप्लेन द मॉरल क्लियरिटी, क्या वो मॉरल क्लियरिटी को एक्सप्लेन करता है, या फिर अनइंटेंशनली रिवील्स हिज कैरेक्टर, अनइंटेंशनली वो अपना कैरेक्टर रिवील करता है, या फिर नरेट्स अ स्टोरी ऑब्जेक्टिव, या फिर डिस्क्राइब सीनरी इन डिटेल, क्या करता क्या है इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था ना कि पहली बात तो इसमें वो एक साइलेंट जो है लिसनर होता है, जो उसकी बातों को सुन रहा होता है, वो उसी को अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जिससे क्या करता है वो कहीं न कहीं अनजाने में अपने ही कैरेक्टर का जो राज़ है, वो खोलकर रख देता है। जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो अपनी वाइफ़ को कैसे कत्ल करवा दिया रहता है, वो चीज़ें वो सामने वाले से बताता है, तो उससे उसके कैरेक्टर के बारे में भी तो ऑडियंस को पता चल रहा है कि वो किस तरह का साइको, किस तरह का कैरेक्टर है। तो क्या वो जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली वो चीज़ें कर रहा है, अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। माय लास्ट डचेस इज़ कंसीडर्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकॉज़, क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर आप बताओ, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया है। आप फटाफट से इसका जो आंसर है मुझे बताओ क्यों? क्योंकि क्या उसमें स्टेज डायरेक्शन है, या फिर ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, या फिर ट्रेजिक प्लॉट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो है वो क्या करता है, साइकोलॉजी ऑफ स्पीकर, यानी वो स्पीकर की साइकोलॉजी को रिवील कर रही है, इसलिए ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है। फ्री वर्स पोएट्री इज मार्क्ड बाई, ठीक है, फ्री वर्स। अब बताओ, स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, अगर वो स्ट्रिक्ट राइम स्कीम हो गया तो फिर काहे का फ्री वर्स, ठीक है, तो वो फ्री वर्स नहीं होगा। अगर रेगुलर मीटर है, ठीक, तो वो भी नहीं होगा। अब आपका होगा क्या, एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड मैट्रिकल पैटर्न, यानी उसमें कोई भी फिक्स मैट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मीटर। अब आप बताओ मीटर क्या है? क्या रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है मीटर? नहीं। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस को मीटर बोलते हैं, या पैटर्न ऑफ एंड राइम को, या लेंथ ऑफ पोएम को बोलते हैं? तो देखिए बहुत ही इजी सा आंसर है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा पोएट्री तो आप बहुत अच्छे से इसका जो आंसर है वो क्या करेंगे, दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाहे वो स्ट्रेस हो चाहे अनस्ट्रेस हो, यानी इन्हीं के अरेंजमेंट को, चाहे वो अनस्ट्रेस स्ट्रेस हो या फिर स्ट्रेस अनस्ट्रेस हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो इसके अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, हम मीटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। आइएम्बिक पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइएम्बिक पेंटामीटर आपको क्या किया है, डिफाइन किया है, बताया है कि आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। आईएम मीन्स क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड होता है। एंड फिर उसके बाद आपका क्या होता है, आप बताओ। 5 IM फीट पर लाइन, यानी पर लाइन में आपको कितने, 5 IM मिलते हैं। ठीक। अब पेंटा मीन्स क्या होता है, 5, पेंटा मीन्स क्या होता है, 5, और IM मीन्स आइएम्बिक फीट, यानी अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस। ठीक, इसे ही आप बोलते हो। ठीक है, ये क्या आ रहा है भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। और राइम स्कीम रेफर टू, राइम स्कीम क्या रेफर करती है, इंटरनल रिद्म को, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेंजा को, पैटर्न ऑफ एंड राइम को, या फिर यूज ऑफ एलिट्रेशन को? तो राइम स्कीम जो है वो दिखाता है कि जो पैटर्न ऑफ एंड राइम, यानी लास्ट के जो आपकी लाइंस है उनमें लास्ट वाला जो है वो कैसे राइम कर रहा है, क्या उसकी राइम स्कीम बन रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, राइम स्कीम बोलते हैं। लास्ट वाली का पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्लैंक वर्स क्या है, ब्लैंक वर्स तो ये क्वेश्चन अभी आया ही था, क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका आपको बताया था मैंने, क्या हो जाएगा, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज, ट्रेजेडी का पर्पस क्या है, एंटरटेन करना, या फिर मॉरल लेसन देना, या फिर अचीव कथारसिस, या ग्लोरीफाई हीरो, क्या करना, ये आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अचीव कथारसिस, क्या कथारसिस। ठीक है, क्या है, पुर्गेशन ऑफ इमोशन। ठीक है, इमोशंस का आपका। अब आइए बात करते हैं हमाशा। हमाशा इन ट्रेजेडी रेफर्स टू, अब यहाँ पर क्या होता है, क्या मॉरल वर्च्यू, या फिर कॉमिक रिलीफ, या फिर ट्रेजिक फ्लॉ, या सडन रिवर्सल, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ मीन्स आपका क्या हो जाएगा, हमाशा, यानी उसकी गलती। अब आइए देखिए, ये सारे टर्म्स ना बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, जब हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स को। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स में ये सारी चीज़ें आपको, एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगी। अभी तो फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत तेजी से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। कॉमेडी प्राइमरली एम्स टू, कॉमेडी का एम क्या है, वो पिटी एंड फियर? नहीं, पिटी एंड फियर होगा अगर तो वो कॉमेडी कैसे हो जाएगी, है ना। एंड रिप्रेजेंट हीरोइक सफरिंग, अगर हीरो की सफरिंग दिखाई जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें अम्यूज एंड एंटरटेन, एंड उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस डीप सॉरो। तो कॉमेडी में सॉरो कहाँ से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्यूज एंड एंटरटेन, यानी कॉमेडी क्या करेगी, आपको हंसाएगी, कूद कुदाएगी, आपको एंटरटेन करेगी। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। ट्रेजी कॉमेडी
इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्ले एंड उसमें क्या होता है, प्ले में क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी आपने पढ़ा है ना विलियम शेक्सपियर का, काफ़ी सारे ट्रेजिक कॉमेडीज आपने पढ़े हैं, तो बताइए उसकी एंडिंग कैसी होती है, आप बताओ। ठीक, तो एंड इन डेथ, डेथ में एंड होती है, या फिर हैज़ नो सीरियस एलिमेंट, या फिर ब्लेंड ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। जी हाँ, ऑब्वियसली यही सही हो जाएगा, जब ट्रेजिक और कॉमिक दोनों ही चीज़ें आपको मिलती हैं तो वो क्या होता है, उस प्ले को आप बोलते हैं ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, अगर कॉमेडी होगा तो सिर्फ कॉमेडी, ट्रेजिडी है तो ट्रेजिडी, और उसमें दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रेजिक कॉमेडी हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी का फीचर क्या है, फैटल एंडिंग होती है, सुपरनेचुरल हॉरर होता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है, एंड कॉरस नैरेटिव होता है। क्या हर बार कॉरस जो है वो चीज़ों को नैरेट करता है शेक्सपियर कॉमेडी में? तो यहाँ पर आप देखो इनकी जो कॉमेडीज है उसमें आप क्या देखते हो, मिस्टेकन आइडेंटिटीज देखते हो, है ना। मिस्टेकन आइडेंटिटीज आपको इनकी कॉमेडीज में दिखाई जाती हैं, और विलियम शेक्सपियर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रोमांस हैज़ ड्रामेटिक फॉर्म ऑफन इंक्लूड्स, अब रोमांस का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ एडवेंचर एंड इमेजिनेशन आपको क्या होता है, दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलिए। शेक्सपियर्स लीड प्ले लाइक द टेम्पेस्ट आर क्लासिफाइड एज, टेम्पेस्ट कैसी हैं आप बताइए, क्या वो ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, रोमांस है, या फिर कॉमेडी है। तो जो आपके पहली बात तो ये उनका क्या है, स्वॉन सॉन्ग है, यानी लास्ट जो है वो है वर्क है द टेम्पेस्ट उनका, विलियम शेक्सपियर का 1613 में। और अगर 62 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा, रोमांस। वो कैसे हैं, रोमांस हैं जॉनरा में। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो रोमांस ड्रामा यूजुअली एम्फोसाइजेस, इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट रियलिज्म होता है, इम्प्रोबेबल इंसिडेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होती है, या फिर हिस्टोरिकल एक्यूरेसी होती है। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा, बी, इम्प्रोबेबल इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है, अ वन एक्ट प्ले डिफर्स फ्रॉम फुल लेंथ प्ले बिकॉज इट, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फुल लेंथ प्ले होता है उसमें और वन एक्ट प्ले में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि इसमें सिर्फ सिंगल सिचुएशन होती है, एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसको वन एक्ट में ही खत्म करना होता है। वन एक्ट प्ले मतलब उसमें सिर्फ एक एक्ट होगा, सीन और हो सकती है लेकिन एक्ट जो है वो एक ही होगा। और फुल लेंथ में क्या होता है, एक से ज़्यादा एक्ट होते हैं, कई बार 3 एक्ट होते हैं, कई बार 5 एक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। द यूनिट मोस्ट क्लोजली फॉलोड इन अ वन एक्ट प्ले, इसमें क्या है आप बताइए। यूनिटी ऑफ यूनिटी मोस्ट क्लोजली फॉलोड, ज़्यादा क्या फॉलो की जाती है, या फिर प्लेस का, एक्शन का, या यूनिटी ऑफ कैरेक्टर, या यूनिटी ऑफ थीम। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ एक्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, बी में वैसे तो आप देखोगे तो यूजुअली प्लेस भी दिख जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन आप देखोगे कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो प्राइमरली आपको देखने के लिए मिलता है। अगर वन एक्ट प्ले आर स्पेशली सुटेबल फॉर, किसके लिए होते हैं, एपिक ट्रीटमेंट के लिए, या साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, क्विक ड्रामेटिक इम्पैक्ट के लिए, या हिस्टोरिकल नैरेटिव के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा, क्विक ड्रामेटिक इम्पैक्ट के लिए होते हैं, इसीलिए वो शॉर्ट कंपैक्ट फॉर्म में जो है वो लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, द क्लाइमैक्स इन वन एक्ट प्ले जनरली ऑकर्स, तो क्लाइमैक्स है वन एक्ट प्ले में आपको एट द बिगिनिंग दिखाई देता है, या नियर द एंड, या एट आफ्टर द कंक्लूजन, या बिफोर एक्सपोजिशन, कहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली नियर द एंडिंग ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 68, अ रोमांस प्ले ऑफन रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट थ्रू, ठीक, इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट लॉजिकल रियलिज्म के थ्रू, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन और चांस के थ्रू, सोशल रिफॉर्म या मॉरल पनिशमेंट के थ्रू। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, कॉमिक रिलीफ इन ट्रेजेडी सर्व्स टू, अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इंटेंस शोरो, या फिर ब्रेक इमोशनल टेंशन। ऑब्वियसली कॉमिक रिलीफ का मतलब ही है रिलीफ दिलाना, किससे, टेंशन से, जो ट्रेजेडी में टेंशन आई हुई है उस टेंशन से रिलीफ दिलाना, यानी उस इमोशन से थोड़ा ब्रेक करवाना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, द इसेंस ऑफ ड्रामा लाइज इन, कहाँ पर दिखता है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन में, डायलॉग एंड एक्शन में, पोएटिक इमेजरी ओनली, या फिर फिलोसफिकल आइडिया में। द इसेंस ऑफ ड्रामा लाइज इन, क्वेश्चन नंबर 70 डायलॉग्स एंड एक्शंस में दिखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामा के लिए ये चीज़ें। अ बायोग्राफी इज बेस्ट डिफाइंड एज, बायोग्राफी आप बताओ क्या होता है, और फिक्शनल अकाउंट ऑफ अ लाइफ होता है, या फिर सेल्फ रिटर्न होता है। अगर सेल्फ रिटर्न हो जाएगा तो वो आपका ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा ना। बायोग्राफी क्यों होगा, अ लाइफ स्टोरी रिटर्न बाय अनदर पर्सन, या फिर डी आपका पर्सनल डायरी, तो पर्सनल डायरी भी आपकी नहीं होगी क्योंकि वो आप खुद लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी आपकी लाइफ के बारे में कोई अनदर पर्सन लिखता है तो दैट इज बायोग्राफी। ठीक है, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था आपका टीजी।
एंड ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी डिफर फ्रॉम बायोग्राफी मेनली बिकॉज इट इज़, क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ये जो है आप खुद लिखते हो ना, रिटन इन थर्ड पर्सन नहीं, रिटन ऑब्जेक्टिव नहीं, रिटन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ या हर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसका आंसर ऑब्वियसली सी हो जाएगा, यानी जिसकी ऑटोबायोग्राफी है वो खुद ही उसको लिखता है, जो बायोग्राफी है उसको कोई और लिख रहा होता है। हाई लिटरेरी फॉर्म फोकस ऑन पर्सनल मेमोरीज रादर देन अ कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री। तो आप बताइए ये किसके बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 73। ये किसके बारे में बात हो रही है, हाई लिटरेरी फॉर्म फोकसेस ऑन पर्सनल मेमोरीज, आपकी जो पर्सनल मेमोरीज हैं, रादर देन कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री, यानी अगर कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री की बात ना की जाए, आपकी किसी स्पेसिफिक मेमोरी की बात की जाए तो वो किस में आएगा, वो आपका मेमोर में आएगा, ठीक है, कंप्लीट लाइफ की बात ना करके स्पेसिफिक किसी पर्सनल मेमोरी की बात अगर। क्वेश्चन नंबर 74 है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोर इज, इसमें क्या होता है, कंप्लीट क्रोनोलॉजी ऑफ लाइफ अकाउंट नहीं, एम्फेसिस ऑफ इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं होता, फोकस ऑन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जी हाँ यही करेक्ट हो जाएगा 74, क्योंकि पर्सनल जो पर्टिकुलर जिस एक्सपीरियंस की बात हो रही है उसी पे फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रैवल राइटिंग की बात करें तो प्राइमरली कंबाइंस, तो ट्रैवल राइटिंग है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। आप ट्रैवल करने जाओगे तो अपने ही एक्सपीरियंस बताओगे ना, है ना, ट्रैवल राइटिंग में वही चीज़ें लिखोगे। विच पॉइंट डिस्टिंग्विश ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम मेमोर, अब आप बताइए इसमें क्या है, जो मेमोर है वो क्या इंटायर लाइफ को कवर करता है, ऑटोबायोग्राफी सेलेक्टेड इवेंट्स को फोकस करती है, या फिर ऑटोबायोग्राफी गिव्स अ फुल लाइफ नैरेटिव, या मेमोर अवॉइड्स पर्सनल इमोशन। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑटोबायोग्राफी है ये फुल लाइफ नैरेटिव होती है, उसमें इंसान जो है अपने पूरे लाइफ के बारे में बताता है, और मेमोर में जो है वो सिंगल किसी इवेंट किसी मेमोरी के बारे में होता है। एंड ट्रैवल राइटिंग एज अ जॉनरा बिकॉज प्राइमर प्रोमिनेंट मेनली ड्यूरिंग द एज ऑफ, अब आप बताओ किस टाइम पीरियड में, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 77, यानी जो ट्रैवल राइटिंग है एज अ जॉनरा बिकेम प्रोमिनेंट मेनली ड्यूरिंग द एज ऑफ मेडिवल पीरियड, रेनेसां, रोमांटिक पीरियड, या फिर मॉडर्न एज। क्वेश्चन नंबर 77 को आप लोग रिप्लाई करेंगे, और कल का जो पोइट्री सेक्शन है उसका मैं आपका रिवीजन जो है वो कराने वाली हूँ, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो रोमांटिक पीरियड आपका 18 to 19 सेंचुरी है, उस समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, जैसे आप देखो चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, एक्सप्लेनेशन देने वीडियो लेंदी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लाइफ राइटिंग, तो कौन सा नहीं है लाइफ राइटिंग के बारे में, ऑब्वियसली एलिगरी नहीं है, है ना, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, मेमोर है, बट ये नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, और बायोग्राफी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन, बायोग्राफी में क्या है, कंप्लीट सब्जेक्टिविटी, या फिर इमोशनल बायस, इमोशनल बायस के बाद अगर आप बात करो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, या फिर फिक्शनल नैरेटिव, क्या हो जाएगा, तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी रखने की, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, ठीक है, मेंटेन की जाती है, ये चीज़ें गलत ना होने पाए। ट्रेवलॉग आर वैल्यूएबल मेनली बिकॉज दे प्रोवाइड, क्यों वैल्यूएबल है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको इमेजिनरी जर्नी देते हैं, या फिर कल्चर एंड जोग्राफिकल इंसाइट देते हैं, रिलीजियस सरमन या ड्रामेटिक प्लॉट्स। तो ये क्या है, आपको कल्चर एंड जोग्राफिकल इंसाइट देते हैं, क्योंकि ट्रैवलॉग में जो भी आप जहाँ ट्रैवल करते हैं जिन चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो वहाँ की चीज़ों के बारे में क्या है, आपको एक इंसाइट मिलती है। फिक्शन प्राइमरली डिफर फ्रॉम नॉन फिक्शन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, क्यों अलग है भैया, क्या उसमें केवल फैक्ट होते हैं, या फिर इमेजिनेशन, या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, या फिर बायोग्राफी, तो क्या रीज़न है, क्वेश्चन नंबर 81, इमेजिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड होते हैं किस पे, इमेजिनेशन पर। एंड द नॉवल एज अ लिटरेरी फॉर्म डेवलप्ड मेनली इन, अब आप बताओ नॉवल जो है वो किस समय सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था, 14 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, या फिर 20 सेंचुरी, क्या हो जाएगा, 82 आपको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, 150 क्वेश्चन है आज के, जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने नहीं लिए हैं, थोड़े बेसिक से क्वेश्चन है, अगर मुझे टाइम मिल पाया ना तो मैं थोड़ा सा एक हार्ड आपके लिए पेपर बनाना चाहूँ, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 18 सेंचुरी। ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, आप कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई क्वेश्चन है, नहीं, मिनिमम लेवल के क्वेश्चन है। तो बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, ताकि जो बेसिक फैक्ट है मैं चाहती थी वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में बेसिक फैक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो अ शॉर्ट स्टोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 पे हम लोग शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा, मल्टीपल प्लॉट्स होंगे, नहीं, लेंथी डिस्क्रिप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरी, तो उसमें क्या सिंगल डोमिनेंट इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और अभी तो हमने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी भी हैं। द टर्म नोवेला रेफर्स टू
क्या है बताइए? अ वेरी लॉन्ग नॉवेल, शॉर्ट नॉवेल, ड्रामेटिक पोम या फिर बायोग्राफी। तो क्या नॉवेला बायोग्राफी को रेफर कर सकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या होगा? एक शॉर्ट नॉवेल होता है और लॉन्ग नॉवेल क्या है? वो नॉवेल है। नॉवेल से छोटे को क्या बोलते हैं? नॉवेला बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। पिस्टोलरी नॉवेल एपिस्टोलरी होगा, ठीक है? नॉट पिस्टोलरी। यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या है, गलत जो है वो टाइप हो गया है यहाँ पर। होना चाहिए एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी नॉवेल्स आर रिटन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? ऐसे के फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में, या फिर ये लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं एपिस्टोलरी, है ना? इसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। पिकारेस्क्यू नॉवेल जनरली डील्स विद, पिकारेस्क्यू नॉवेल में क्या होगा? एडवेंचर होता है, तो एडवेंचर्स, एडवेंचर्स ऑफ रॉक्स, ठीक, रॉक्स का एडवेंचर से ये डील करता है पिकारेस्क्यू नॉवेल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक इज मेनली एसोसिएटेड विद, किससे है? रियलिज्म से, क्लासिसिज्म से, मॉडर्निज्म से, या फिर रोमांटिसिज्म से? आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या रोमांटिसिज्म में स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस की जगह है? तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडर्निज्म। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस से यूजुअली कौन कौन जुड़ा हुआ है? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयसी, मर्सल, ये लोग क्या है? इसमें आपका जो इनर रिलेटिव है वो चीज़ क्या है? सामने लाई जाती है। इट कंट्रास्ट विद द मोर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ रियलिज्म, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। ठीक है, ऐसे कंट्रास्ट है। बाकी इसमें क्या है, आपके जो थॉट्स हैं, इनर थॉट्स हैं, वो सामने दिखाए जाते हैं। जैसे अभी हमने इसमें वर्क भी आपके अल्टीग्रेड में प्रिस्क्राइब्ड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस का, उसको हमने पढ़ा है। गॉथिक फिक्शन इज नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन, गॉथिक फिक्शन में क्या दिखाया जाएगा बताइए आप? गॉथिक मतलब नेम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, रूरल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड आपका या फिर सुपर नेचुरल इवेंट्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस भी नहीं है, सोशल रियलिज्म भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपके सुपर नेचुरल एलिमेंट ही दिखाए जाते हैं, ठीक है? गॉथिक नॉवल में डरावना सा सेटिंग होगा, कुछ ऐसा इस टाइप का, ठीक है? 88 क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। बिल्डिंग्स रोमान फोकस ऑफ, आप बताइए मुझे एग्जांपल ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा कि एल्टिंग ग्रेट में ये आपका एग्जांपल है कि हमने दो वर्क ऐसे पढ़े हैं जो बिल्डिंग्स रोमान जॉनरा पे बेस्ड हैं, ठीक है? हमने दो वर्क पढ़े हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया, तो आप उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो ये किस पे फोकस करता है बताइए? सोशल सटायर पे या फिर किस चीज़ पे? क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट की जो मॉरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ है उसको दिखाया जाता है ना? आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। विच फॉर्म ऑफ फिक्शन डील्स विथ फ्यूचर साइंटिफिक डेवलपमेंट, किस में दिखाया जाएगा? नाम से ही बिल्कुल बिल्कुल नाम से क्लियर है, तो ये किस में होगा? साइंस फिक्शन में ही होगा ना? साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हिस्टोरिकल में तो दिखाए नहीं जाएंगे, और ना ही साइकोलॉजिकल में, ना रियलिस्टिक में। अब ऐसे पे आते हैं, एंड ऐसे इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अब इसमें ऐसे की अगर बात करो तो अ कंप्लीट फिक्शनल स्टोरी होगी, या फिर सिस्टमैटिक रिसर्च पेपर होगा। ऐसे में रिसर्च पेपर कहाँ से आ जाएगा? या फिर अ शॉर्ट प्रोज कंपोजिशन होगा, या ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा? क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी अ शॉर्ट प्रोज कंपोजिशन होते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव एसेज मेनली एम्स टू, उसका एम क्या है डिस्क्रिप्टिव एसे का? आर्ग्यू करता है अ पॉइंट, या फिर डिस्क्राइब अ पर्सन या प्लेस या नरेटर स्टोरी, या फिर एक्सप्लेन अ थियरी? डिस्क्रिप्टिव एसे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब अ पर्सन और प्लेस। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। अ नैरेटिव एसे प्राइमरली डील्स विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, स्टोरी लाइक प्रेजेंटेशन से, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से? जो नैरेटिव ऐसे है, नैरेटिव ऐसे। क्वेश्चन नंबर 93, स्टोरी लाइक प्रेजेंटेशन नैरेटिव ऐसे में होता है, ठीक है? अभी हमने देखा था इमेजिनेशन वगैरह। एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसी इज रिटन टू, ठीक है? इंटरटेनमेंट, एंटरटेन रीडर्स, रीडर को एंटरटेन करता है, या फिर पर्सनल प्रेजेंट पर्सनल मेमोर होते हैं उसमें, या कंबाइंस द रीडर, या फिर डिस्क्राइब नेचुरल सीनरी? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्विंस द रीडर। क्वेश्चन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। एपिस्टोलरी एसे आर मेंट टू, एपिस्टोलरी एसे आर मेंट टू, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सप्लेन फैक्ट्स आर आइडियाज। नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। फ्रांसिस बेकन एसे आर नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं बताइए? उनको जब मैंने हम फ्रांसिस बेकन आपको पढ़ाया है तो बताया है किस लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस बेकन के? लेंदी नैरेटिव होता है, या फिर ऑर्नामेंटल स्टाइल में लेते हैं ये, या फिर एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं, या इनकी जो टोन है वो कैसी होती है? ड्रामेटिक टोन के साथ बताइए क्या हो जाएगा इसका?
ये हो जाएगा आपका क्या, एफोरिस्टिक स्टाइल। ये जो है आप देखोगे इसमें कंसाइज, विटी और बहुत ही एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं। एंड एफोरिज्म इज अ शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ या ओपिनियन। किसी भी ओपिनियन को, जनरल ट्रुथ को प्रेजेंट करने वाला एक स्टेटमेंट होता है, शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट, उसे हम एफोरिज्म बोलते हैं। तो इनकी स्टाइल कैसी है, एफोरिस्टिक स्टाइल होती है। ठीक है, ब्रीफ, अपनी बातों को बहुत छोटे में, कॉम्प्लेक्स आइडिया में इफेक्टिवली क्या करते हैं, ये सामने रखते हैं, जैसे कि आपने ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रुथ देखा है। पर्सनल एसेज मेनली रिफ्लेक्ट, पर्सनल एसेज में क्या होगा अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, तो पर्सनल है तो ऑब्वियसली ऑथर का जो इंडिविजुअल थॉट्स है वही दिखाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अगर फॉर्मल एसेज की बात करें तो फॉर्मल एसेज यूजुअली मेंटेन, क्या होगा, कन्वेंशनल टोन, पर्सनल वॉइस, ऑब्जेक्टिव स्टाइल या ह्यूमरस लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव स्टाइल। ठीक है, सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98 था, 99। क्वेश्चन नंबर 99, विच टाइप ऑफ एसे फोकस ऑन मॉरल और फिलोसफिकल आइडियाज। बताइए, मॉरल और फिलोसफिकल जो आइडिया है वो किस में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 किस में, आपका रिफ्लेक्टिव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। पीरियोडिकल एसे फ्लोरिस्ड मेनली ड्यूरिंग टू, इस टाइम पीरियड में जो पीरियोडिकल एसेज हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरिश होते हैं आपके किस में, रेनेसा एज में, ऑगस्टिन एज में, या फिर रोमांटिक एज में, या आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वो है विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एज। तो जो पीरियोडिकल एसेज हैं, पीरियोडिकल एसेज मतलब क्या, ये टाइम टाइम पर पब्लिश होते थे, तो किस टाइम पीरियड में आता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑगस्टिन एज में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक सेकेंड, तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कि आपने देखा था द टैटलर, द स्पेक्टेटर, ये सब क्या है, डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जो कि क्या कहते हैं, एज ऑफ रीजन या ऑगस्टन एज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, द रेनेसा इज प्राइमरली नोन एज फेथ, एज ऑफ रीजन, रीबर्थ ऑफ लर्निंग। तो क्या हो जाएगा, रीबर्थ ऑफ लर्निंग हो जाएगा रेनेसा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए टर्म्स खत्म हो गए, अब हम मूवमेंट्स की तरफ चल रहे हैं। तो पहला मूवमेंट रेनेसा से स्टार्ट होता है। जो रेनेसा है फर्स्ट बिगन सिंस, कहाँ पे, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर बताइए, कहाँ से, इटली से उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, वो फिर फ्लॉरिश करते हुए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग द रेनेसा एम्फोसाइज्ड, बताइए क्या है, रिलीजियस डिवोशन ओनली, या फिर इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड क्लासिकल लर्निंग, फ्यूडल वैल्यूज। तो जो आपका ह्यूमनिज्म है ड्यूरिंग रेनेसा, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड क्लासिकल लर्निंग पे एम्फोसाइज करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनेसा इन इंग्लैंड रफली बिगन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पीरियड में, आप बताइए रफली, हेनरी सेवन्थ, हेनरी एट्थ, एलिजाबेथ फर्स्ट, या फिर जेम्स फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 104 का। जो रेनेसा है वो ड्यूरिंग रेन ऑफ हेनरी एट्थ के समय में स्टार्ट हुआ था। रेनेसा जो आप देखो लेट आपका 15th 16th और 17th सेंचुरी में आपको क्या होता है, दिखाई देता है रेनेसा इन इंग्लैंड जो है। चलिए आगे बढ़े, एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, एक सेकंड। हाँ, क्या देख रहे थे, क्वेश्चन 104, द रेनेसा इन इंग्लैंड रफली बिगन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पीरियड में। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या है, हेनरी सेवेंथ। ठीक है, ये चलिए। द रेफॉर्मेशन वॉज प्राइमरली अ मूवमेंट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था, लिटरेचर से, पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, या फिर साइंस से। क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी रिलीजन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चल रहे हैं। द रेफॉर्मेशंस चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ, किसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था, मोनार्क या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स, कैथोलिक चर्च या फिर यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटी को। क्वेश्चन नंबर 106, तो किसको, कैथोलिक चर्चेस को। ठीक है, आगे देखिए।
विच इन्वेंशन हेल्प द स्प्रेड ऑफ रेनेसा आइडिया, क्या कौन सा इन्वेंशन हुआ था भैया जिसकी वजह से जो रेनेसा का आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था, स्प्रेड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 107। तो प्रिंटिंग प्रेस आया था ना उस टाइम पे, प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। द इंग्लिश रिफॉर्म इज रिजल्ट इन एस्टैब्लिश ऑफ, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या हो जाएगा? रोमन कैथोलिकल चर्च, एंग्लिकन चर्च। हाँ, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंग्लिकन चर्च। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। रेनेसां लिटरेचर शोज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन myths and superstition, classical Greek and Roman works, medieval romance only, या फिर folk traditions? क्या हो जाएगा? क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन वर्क्स। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 पे चल रहे हैं, बस 40 क्वेश्चन और हैं, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो रही है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन ऑन लिटरेचर वॉज, क्या कंबाइंड इफेक्ट था दोनों का? क्वेश्चन नंबर 110, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। इसकी ग्रोथ हुई थी, इन दोनों का रिजल्ट ये था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 111 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज मार्क्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन, इमोशन, रीजन एंड ऑर्डर एंड मिस्टिसिज्म। ये 111वां। न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज मार्क्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीजन एंड ऑर्डर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। विच एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ पोप? एज ऑफ पोप को और क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 100। एज ऑफ पोप, रोमांटिक एज में तो कहीं जो है ही नहीं, तो कौन सी एज है इनकी? ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टिन एज। कौन सी एज है? ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टिन एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्लासिसिज्म वॉज, क्या है भैया? मेन आर्ट फॉर आर्ट सेक है? नहीं। उसके बाद देखिए, इमिटेशन ऑफ नेचर है, या इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? 113 का क्या हो जाएगा? सी, यानी इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स। न्यू क्लासिसिज्म में क्या किया जाता है? क्लासिकल मॉडल्स को इमिटेट किया जा रहा था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, विच जॉनरा फ्लोरिस्ड मोस्ट ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल पीरियड? न्यू क्लासिकल पीरियड में कौन सा जॉनरा जो है वो फ्लोरिश हुआ था? इस इंपॉर्टेंट है ना, किस टाइम पीरियड में कौन सा जॉनरा इंपॉर्टेंट था, से रिलेटेड कौन सा पर्सन है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा? सटायर। इसमें क्या थे? सटायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और अगर प्रोमिनेंट आप सटायरिस्ट की बात करें तो जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, ये सारे लोग क्या हैं इसमें आपके इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट चलिए, अलेक्जेंडर पोप्स पोइट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसी है उनकी पोइट्री? सैटिरिक एंड डायडेक्टिक है ऑब्वियसली अलेक्जेंडर पोप की, आपने देखा है ना कैसे वो सटायर्स वगैरह करते थे। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज क्वाइंड बॉय, किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है? किसके द्वारा? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिंपल होती है, सिंपल डायडेक्टेड, या फिर लॉजिकल, या फिर मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो कैसी होती है आपकी? वो होती है आपकी कंसीट एंड विट, उसमें कंसीट्स का यूज़ किया जाता है। फिजिकल पोइट्स ने देखिए किस तरीके से कंपैरिजन किया है कंसीट का यूज़ करते हुए। विच पोइट इज रिगार्डेड एज द चीफ ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स? बताइए कौन है प्रोमिनेंट? जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्री मार्वल, जॉन डन एंड रिचर्ड क्रॉसा। क्वेश्चन नंबर 118, तो कौन है? जॉन डन है आपके। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं, फटाफट से खत्म करेंगे जल्दी से, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज। फिजिकल आर नोन एज पास्टोरल, मिथिकल, लॉजिकल एंड फार फेस्ट, डेकोरेटिव। क्या हो जाएगा? लॉजिकल एंड फार फेस्ट। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 पे चलते हैं। द फ्ली एग्जाम्पलाइज जॉन डन्स यू ऑफ, इसका तो ये जो फ्ली है ये मेटाफिजिकल कॉन्सीट है। मैंने जब ये पढ़ाया है ना आपको जॉन डन की बायोग्राफी, तो वहाँ पर देखिएगा मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि कैसे जॉन डन ने किस किस अपनी पोएम में कौन कौन से कंसीट का यूज़ किया है। ठीक, रोमांटिसिज्म लेड एम्फोसिस ऑन, किस पर रोमांटिसिज्म जो है वो एम्फोसिस करता है, आपने पढ़ा है ना। तो इमोशन एंड इमेजिनेशन पे विलियम वर्ड्सवर्थ को देखिए, और जो रोमांटिक ऑथर्स हैं उनको उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग इमोशन। तो वह क्वेश्चन नंबर 122, विच ईयर इज कन्वेंशनली कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड? बताइए कौन सा ईयर माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 112 क्या हो जाएगा? 1798, लिरिकल बैलेट्स, ठीक है।
लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के द्वारा पब्लिश किया गया था, और इसी के साथ ही 1798 के साथ ही रोमांटिसिज्म की बिगिनिंग मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री एज, वर्ड्सवर्थ में क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी आपकी जो पावरफुल फीलिंग है उनका स्पॉन्टेनियस जो ओवरफ्लो है, दैट इज क्या? पोइट्री है। विच पोइट इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव कैपेबिलिटी, बताइए नेगेटिव कैपेबिलिटी से कौन आपका जो है वो एसोसिएटेड है? तो कौन है? कीट्स है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड इन, किस ईयर में आपको दिखता है? क्वेश्चन नंबर 126, तो 1848। 1848 में ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी रिवाइज करा सकें, ठीक है। प्री रैफेलाइट्स रिजेक्ट्स आर्ट आफ्टर, ठीक है, बताइए। होमर, शेक्सपियर, राफेल एंड दाते। क्वेश्चन नंबर 127 क्या हो जाएगा? राफेल, ठीक है, इसको रिजेक्ट करते हैं। उनके बाद के आर्ट को, विच पोइट वॉज एसोसिएटेड विद द प्री लेफरलाइट मूवमेंट, कौन रिलेटेड है इससे, बताइए। नंबर 128 से दाते, गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी, ठीक है, ये इस मूवमेंट से जो है एसोसिएटेड है। प्री लेफरलाइट पोइट्री इज नोटेड फॉर, किस लिए जानी? पॉलिटिकल थीम्स के लिए ये जानी जाती है आपका, या सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज के लिए, या साइंटिफिक रियलिज्म के लिए, किस चीज़ के लिए जानी थी? ये जानी जाती है आपकी मेडवलिज्म एंड सेंसुअस इमेजरी के लिए जानी जाती है प्री। क्रिस्टीना रोसेटी इज बेस्ट नोन फॉर, किस लिए जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजियस एंड लिरिकल पोइट्री के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्निज्म इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में ये आया? मॉडर्निज्म तो आपका जो है, हाँ ऑप्शंस देख लीजिए। रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन, ऑप्शंस रेनेसा, ह्यूमनिज्म एंड या फिर आपका न्यू क्लासिसिज्म, क्या हो जाएगा? नंबर 130, मॉडर्निज्म एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, ये अगेंस्ट रिएक्शन था। विक्टोरियन ऑप्टिसिज्म, क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या है? विक्टोरियन ऑप्ट, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक इज एसोसिएटेड विद, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जो टेक्निक है वो किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 133। तो रोमांटिसिज्म में ऐसा था नहीं, आप देखो कहीं भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस की बात नहीं हुई थी, ना ही नेचुरलिज्म में हुई थी, ना ही आपका न्यू क्लासिसिज्म में हुई थी। तो ये कहाँ पर किससे? मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। विच पोइट रोट द वेस्टलैंड, किसका है? ये है टी एलियट का, और ये आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। द मॉडर्निस्ट व्यू ऑफ लाइफ इज जनरली, आप बताइए उनका क्या होता है व्यू? ऑप्टिमिस्टिक होते थे वो, या फिर आइडियलिस्टिक, या फ्रेगमेंटेड, या पास्टोरल, कैसे होते थे मॉडर्निस्ट? तो आपका व्यू ऑफ लाइफ, वो लाइफ के प्रति उनका व्यू कैसा होता था? कैसे होते थे? क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेड, क्योंकि मॉडर्न टाइम पीरियड क्या था बताइए? वॉर वाला टाइम पीरियड था ना। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आपका आता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का टाइम, तो वो मैंने आपको क्या किया है? पढ़ाया है। अब एजरा पाउंड स्लोगन वॉज, एजरा पाउंड का स्लोगन क्या है आप बताइए? एजरा पाउंड का आर्ट फॉर आर्ट सेक है, या फिर मेक इट न्यू है, या रिटर्न टू नेचर है, या पोइट्री इज इमोशनल रिकलेक्शन, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मेक इट न्यू। ये इनका स्लोगन है, ठीक, किसका? एजरा पाउंड का। एनकरेजिंग आर्टिस्टिक इनोवेशन एंड अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स, ये ट्रेडिशनल फॉर्म से क्या कर रही थी? ब्रेक चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये क्या कहता स्लोगन दिया था। 20th सेंचुरी लिटरेचर को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। इम्प्रेशनिज्म एम्फेसिस, क्वेश्चन नंबर 136, क्लियर नैरेटिव, ऑब्जेक्टिव रियलिटिव, मेमोरेटरी इम्प्रेशंस, या मॉरल इंस्ट्रक्शन? क्वेश्चन नंबर 136 का जाएगा आंसर आपका हो जाएगा मॉन्यूमेंट्री इम्प्रेशंस। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका है ये बोथ आर्ट एंड लिटरेचर फोकस ऑन इमीडिएट सब्जेक्टिव सेंसरी डिटेल, कहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ था प्राइमरली? क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 137 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, या फिर इटली, इम्प्रेशनिज्म जो है वो कहाँ पर आपका ओरिजिनेट हुआ था? तो ये आपका कहाँ पर 137 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि फ्रांस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। 37 था ये, इन लिटरेचर इम्प्रेशनिज्म फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है? तो ये आपके इनर पर्सपेक्टिव पे फोकस करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं, बस खत्म ही होने वाला है। इम्प्रेशनिस्ट राइटिंग ऑफन अवॉइड्स, क्या अवॉइड करते हैं? डिस्क्रिप्शन को, इमोशन को, प्लॉट क्लैरिटी को, या फिर सिंबल्स को? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉट क्लियरिटी पे वो नहीं फोकस करते हैं।
उसके बाद देखिए इम्प्रेशनिज्म इन्फ्लुएंस्ड विच लेटर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 140, रोमांटिसिज्म, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉडर्निज्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141, बस 10 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से खत्म करेंगे। एक्सप्रेशन इज एम्फसाइज्ड, क्या एम्फसाइज करता है? क्वेश्चन नंबर 141, इनर इमोशनल इनर इमोशनल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। एक्सप्रेशनिज्म डेवलप्स मेनली इन, ठीक, कहाँ पर डेवलप हुआ था? तो कहाँ, क्वेश्चन नंबर 142 कहाँ पर डेवलप हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर स्पेन में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 42। ये आपको टोटल जो है कितनी, 150 क्वेश्चन जो है मिले हुए हैं। कल आपका पोइट्री का सेक्शन है, पोइट्री के क्वेश्चन होंगे, उसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच करूँगी मैं, और जो है आपकी और चीज़ें भी ऐड करूँगी, लाइंस ऐड करूँगी, तो वो सब भी ऐड करूँगी, तो उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो आप अगर बोलोगे तो मैं उसको लाइव भी करा दूँ, जैसा आप लोग बताओगे वैसा मैं करा दूंगी। पोइट्री वाला लगभग 200 प्लस ही क्वेश्चन होंगे आपके पोइट्री के। टोटल पोइट्री को मैंने कवर किया है, एल्टी ग्रेड का पूरा, विलियम शेक्सपियर से लेके लास्ट तक का जो पूरा है, पूरा मैंने क्या किया है, कवर किया है। 200 प्लस क्वेश्चन हैं, 210-20 क्वेश्चन है, उसमें पूरा आपका कवर करने का। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, एक्सप्रेशन लिटरेचर ऑफ एंड डिपिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 143, साइकोलॉजिकल एंग्वेज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। एक्सप्रेशन इज रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या हो जाएगा? ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को नहीं वो करता है, तब उसको रिजेक्ट करता है। ये क्लोजली जो है वो किससे रिलेटेड है? ये मूवमेंट जो है आपका, ये जो रिलेटेड है वो किससे, सरेलेंस से आपका रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है, सरेलेंस इज क्लोजली लिंक्ड विथ, आप बताओ, लॉजिक, रेशनलिज्म, ड्रीम एंड सबकॉन्शियस, मॉरल रियलिज्म, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ड्रीम एंड सबकॉन्शियस। सरेलिज्म ग्रीव आउट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 147, किससे? डाडाइज्म से, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 147 का। क्वेश्चन नंबर 148, सिगमंड फ्राइड थ्योरी इन्फ्लुएंस, जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है वो क्या, किसको इन्फ्लुएंस करती है, किस मूवमेंट को? क्वेश्चन नंबर 148 का क्या हो जाएगा, सरेलिज्म को, यानी ऑप्शन सी है वो करेक्ट। वन सरेलिस्ट राइटिंग ऑफन यूजेस, क्वेश्चन 149 का क्या हो जाएगा, फ्री एसोसिएशन, करेक्ट हो जाएगा, लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मेन एम ऑफ सरेलिज्म वाज, मेन एम क्या है? रिफॉर्म सोसाइटी, ग्लोरीफाई नेचर, या लिबरेट द अनकॉन्शियस माइंड, या रिस्टोर क्लासिकल ऑर्डर? तो क्या हो जाएगा, लिबरेट द अनकॉन्शियस माइंड। क्वेश्चन नंबर 150 तो हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अभी तो फिलहाल मुझे आपका पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करवाना है, तो कल आप सेक्शन का जो है वो आपका करवाऊंगी। उसके बाद फिर आपका जो है ड्रामा का, फिर प्रोज एंड फिक्शन का करवा दूंगी। उसके बाद अगर समय मिलता है तो एक सेशन और लगवाऊंगी लिटरेरी टर्म्स है, तो उसमें थोड़े से और अच्छे, अब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को रखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।